नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र गोयल आरमास फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के ऐसे महाधिवक्ता साथ हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। एक ऐसी शख्सियत, मैं कहूँगा व्यक्ति नहीं, ऐसा व्यक्तित्व जो देश में कहीं भी कोई आंदोलन चल रहा हो, एक ऐसा आंदोलन जो कहीं ना कहीं गरीबी का पक्षधर हो, जो आमजन का सहायक हो, वहाँ आपको वह चेहरा निश्चित रूप से दिखाई देगा। देश के अंदर आमजन की आवाज़ बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के महाधिवक्ता भानु प्रताप सिंह जी आज हमारे साथ हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमको उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। मैं भानु प्रताप सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपसे जो बात हो रही है, आप जहां भी आप देखते हैं किसान आंदोलन में आपने व्यक्तिगत रूप से हर जगह अपनी बात को बहुत ही तरीके से रखा है। तो सबसे पहले तो मैं किसान आंदोलन के बारे में आपकी जो क्या राय है मैं वह जानना चाहूँगा। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। देखिए, एक किसान आंदोलन आज के समय में इस देश को बचाने का आंदोलन है। ये एक अलग बात है और कई बार बड़ी अजीब सी भी स्थिति है कि लोग इसको केवल किसानों का आंदोलन समझ रहे हैं, जबकि ये किसानों का आंदोलन नहीं। हाँ, ये बात सच है, इस आंदोलन को लीड करने वाले, इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान हैं, और उसमें भी जो फ्रंट लाइन में आके लीड कर रहे हैं वो पंजाब के हमारे सिख समाज के भाई किसान, पंजाब और हरियाणा के, वो लोग लीड कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा के जो किसान भाई हैं, जिन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से साथ दिया इस आंदोलन का, और अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जिस तरह से खड़े हो गए हैं, उड़ीसा, कर्नाटक, आपके जो है बिहार अब शुरू होने जा रहा है, छत्तीसगढ़, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया है। तो ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि किसान आंदोलन देश का आंदोलन कैसे है, जबकि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि चंद किसानों का आंदोलन है। ऐसा नहीं है। जो कानून है, 3 कानून जिन पर यह पूरा किसान आंदोलन खड़ा हुआ है, अगर आप उसको ध्यान से देखें, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सब चीज आपको बहुत शीशे की तरह साफ नजर आएंगी। इसमें हम पहले एक कानून, वैसे अगर देखें तो 3 जो कानून हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, एक निजी मंडियों का, और तीसरा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है यानी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसमें जो सीमा थी उसको जो हटा दिया गया है स्टॉक करने की, अनाज की, जैसे गेहूं है, चावल है, आलू है, प्याज है, जो जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी खाद्य सामग्री है, वस्तुएं हैं, उनके स्टॉक की जो सीमा पहले थी वो अब हटा दी गई। अब कितना भी भंडारण कोई भी कर सकता है। ये जो किया गया है, ये उन्हीं 2 कानूनों को एक सही और जो रास्ते में रुकावट थी उसको हटाने के लिए वो सब कुछ किया गया है। तो मैं एक बहुत छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूंगा और इसको समझें सब लोग। मैं अगर कह रहा हूं तो उसके लिए आपको मैं जो कानून है उसे बताने अब आपको मैं जा रहा हूं। कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, टोटल ये 11 पेज का 25 धाराओं का कानून है, और इस कानून में जो मुख्य रूप से धाराएं हैं वो धारा 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, बस यही धाराएं इसमें काम की हैं, बाकी कुछ नहीं। अब धारा 3 पर आते हैं। धारा 3 में इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान के और व्यापारी के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो एग्रीमेंट होगा, वो कैसा होगा, उसमें क्या क्या चीज होंगी वो लिखी हुई है। पहले उसमें लिखा हुआ है कि जिस फसल को किसान बोएगा उस फसल का नाम लिखा जाएगा, उस फसल की क्वालिटी क्या होगी, ग्रेड क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, ये उसमें एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। जो फसल बोई जाएगी उस फसल के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, सारी चीजें वही व्यापारी किसान को उपलब्ध कराएगा जिस व्यापारी के साथ में किसान का एग्रीमेंट होगा। इसके बाद उस फसल की कीमत क्या होगी यह भी उसमें लिखा जाएगा। हालांकि अगर कीमत के लिए देखें तो अलग से सेक्शन जो 5 है उसमें कीमत का दिया गया है। साथ में
जो उसकी कीमत है सॉरी, जो कीमत है वो कीमत कितनी होगी ये लिखने के साथ साथ उसमें यह और लिखा जाएगा ये फसल किस किस समय इसकी जांच होगी, यानी टेस्ट होगी। तो जिस समय फसल बोई जाएगी, जिस समय फसल बढ़ रही होगी और जिस समय फसल कटने के बाद व्यापारी अपने गोदाम में लेके जाएगा, ठीक उससे पहले फिर उसकी जांच होगी और जो उसमें कंडीशंस लिखी गई हैं उस कंडीशंस पे अगर वो खरा उतरेगा अनाज तो वो लेके जाएगा, अन्यथा वो नहीं लेगा। ये सारी की सारी चीजें, और साथ में एक और चीज कि जो आपस में अगर विवाद होगा उसके लिए एक कमेटी भी बनाने का प्रावधान उसमें लिखा जाएगा कि कमेटी में कौन कौन रहेगा, जिसमें दोनों पक्ष की तरफ से बराबर होंगे, और अगर कोई विवाद होगा तो वो कमेटी 30 दिन के अंदर अंदर उस विवाद को सुलझाएगी, उसका प्रयास करेगी। ये सारी की सारी चीजें, ये सब कंडीशंस उसमें लिखी जाएंगी। अब आपसे मैं एक सवाल, अब आपके सामने में सारी चीजें, इनका प्रभाव क्या होगा। जिस समय किसान की जमीन का किसी फसल विशेष के लिए व्यापारी के साथ में एग्रीमेंट हो गया तो किसान पूरी तरह से बंध गया, क्योंकि उस फसल के लिए खाद, बीज, टेक्नोलॉजी और कीटनाशक, मशीनरी सारी वो व्यापारी प्रोवाइड कराएगा। किसान कहीं और से नहीं ले सकेगा। आज की तारीख में जैसे किसान को लगता है कि भाई यहां से अच्छा नहीं है, मैं दूसरी जगह से ले लूं, ले सकता है, उस समय नहीं ले सकेगा। किसान को लगता है कि यहां पे महंगा मिल रहा है, वहां सस्ता मिल रहा है और ठीक मिल रहा है, वहां से ले सकता है, उस समय नहीं लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसान पूरी तरह से उस एग्रीमेंट करने के बाद में बंध गया। और जब व्यापारी का किसान की जमीन पर एग्रीमेंट हो गया तो कल वो किसान जरूरत भी उसे पड़ेगी तो भी किसी बैंक से उसे कोई लोन नहीं मिल सका, क्योंकि एग्रीमेंट उसके साथ में, व्यापारी के साथ में। तो आप देखिए कि कितने एक एग्रीमेंट से कितना कुछ उसके हाथ से चला गया। और आगे आने वाले समय में यह होगा, इसके प्रभाव बता रहा हूं जो होगा, कि धीरे धीरे व्यापारी चाहेगा कि ये नहीं ये फसल उगाओ, उसकी मजबूरी होगी उससे फसल उगाना। और जब उसको, उस व्यापारी को, उस किसान को अगर जरूरत होगी और जरूरत के समय पे उसे किसी बैंक से कर्जा नहीं मिलेगा, किसी साहूकार से नहीं मिलेगा, क्योंकि मालिक बेशक वो है पर एग्रीमेंट तो व्यापारी के साथ में है। सिर्फ इसी बात से कोई भी बैंक, कोई भी और व्यक्ति उसे कर्जा नहीं देगा। मजबूरी में उसे हर चीज के लिए, हर पैसे के लिए उस व्यापारी पर निर्भर होना पड़ेगा। और किसान की जो आज की स्थिति है, उसको पैसे की जरूरत हर किसी को पड़ती है, तो किसान को भी पड़ती है, उसको भी पड़ेगी। माना बच्चे की शादी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, बीमारी हो, कोई और चीज हो, कहां से लाएगा वो पैसा। आज की तारीख में तो वो अपना माल बेचता, आड़ती को वहां से उससे ले लेता, आड़ती उसे दे देते हैं मंडियों से। लेकिन जब व्यापारी के होगा, साथ में होगा, तो हर चीज के लिए व्यापारी पर निर्भर हो जाएगा। और जैसे ही आप किसी पर निर्भर हो जाते, जमीन किसान की निर्भर हो गया व्यापारी पर, इसका मतलब व्यक्ति एक तरह से मजदूर और गुलाम बनने के लिए रास्ते पर बढ़ गया। यह स्थिति उसके साथ में होगी। और व्यापारी जो होगा, एक बहुत यही ये चीज समझने की कि इस देश में केवल किसान ऐसा व्यक्ति है जो चीज उत्पादन करता है, किसी भी चीज का जो है वो अपने खेत में उगाता है, उसकी उस उपज की कीमत या तो सरकार तय करती है और या वो लेने वाला व्यापारी तय करता है, किसान नहीं करता है। और जब एग्रीमेंट हो गया, अब यहीं पे ये समझें कि जब उस फसल की कीमत का एग्रीमेंट हो गया तो जो सरकार कह रही है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, इसका मतलब क्या हो गया? कुछ मतलब नहीं है। सरकार चाहे जितनी एमएसपी की घोषणा कर दे, लेकिन प्राइस जो होने हैं, जो रेट तय होने हैं फसल के, वो तो फसल के बोने से पहले ही तय हो गए हैं व्यापारी के बीच में और उसके बीच में, तो उससे अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि अगर सरकार एमएसपी को कानून बना भी दे, तब भी एमएसपी किसी किसान को मिलने वाली नहीं है। और यही जो चीज है, इसके पीछे छुपी हुई जो चीज है, यह एमएसपी को खत्म करना इसलिए है कि 2017 में जो वर्तमान सरकार के वित्त सलाहकार हैं नीति आयोग के, मिस्टर सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा था 2017 में कि सरकार को जो किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी है और
इसके साथ साथ इनको जो किसी भी तरह की जो रियायत दी जा रही है, जो एमएसपी है, इससे बाहर निकलना चाहिए। तो सरकार क्योंकि सीधे अगर एमएसपी खत्म करती है तो बहुत जबरदस्त तरीके से हल्ला मचेगा, इसलिए उस विरोध को उसे खत्म करने के एक दूसरा रास्ता, एक ऐसा जाल उसने बुना कि एक तीर से कई निशाने, उस कानून के माध्यम से सारी चीजें खत्म कर दी। तो किसान बंधुआ मजदूर बन जाएगा, कहीं नहीं जा सकेगा, गुलाम हो गया। मतलब इसकी आप गंभीरता इससे देखें कि किसान अपने ही खेत में अगर वो गन्ने की फसल बो रहा है, एक गन्ना भी तोड़ के अपने बच्चे को नहीं दे सकता। आज की तारीख में यह है कि अगर गन्ना एक अपने लिए नहीं, रिश्तेदार जाएं, दोस्त जाएं, उनको भी बांध के दे देगा गट्ठर, आप ले जाओ भैया, खाओ पियो। गांव में भी कोई खाए पिए, कोई दिक्कत नहीं है। भुट्टा है, मक्का बोई है, भुट्टा खाना है, किसान किसी को भी दे सकता, कभी भी खा सकता है। मैं खुद किसान रहा हूं, मैं आज भी किसान जो खेती है आज भी उसे देखता हूं, जाके 10 भुट्टे तोड़ो, 20 तोड़ो, खाओ पियो, मौज करो, उस समय नहीं कर सका। मतलब अपने ही खेत में अपने बच्चों के लिए सामान नहीं ले सकते। इससे ज्यादा और बुरी स्थिति किसान के लिए क्या होगी। अब तो एमएसपी जब खत्म होगी, क्योंकि प्राइस जो है व्यापारी और किसान के बीच में था, एमएसपी खत्म हो गई, इसका असर क्या पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा प्रभाव आने वाले समय में क्या होगा। ये कानून अगर इसी तरह से लागू हो जाते हैं और देश की पूरी जमीन पर, किसानों के पास जो जमीन है उस सब का एग्रीमेंट व्यापारियों के साथ में हो जाता है, इसका मतलब यह हुआ जितना भी अनाज पैदा होगा किसानों की जमीन पर, वो सारा व्यापारियों के गोदाम में चला जाएगा। तो सरकार ने 2013 में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो बनाया है, जिसके तहत सरकार मान के चलती है कि 82 करोड़ लोग इस देश में गरीब हैं, जिनकी बुरी हालत है, और उनको 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देने का जो वादा किया है सरकार ने, उसके लिए अनाज कहां से लाएगी। जब सारा अनाज, सारी फसल का, सारी जमीन का एग्रीमेंट व्यापारी के साथ हो गया, सारा अनाज तो वहां चला जाएगा। इसका मतलब उन गरीबों के लिए, 82 करोड़ गरीबों के लिए सरकार के पास अनाज देने के लिए नहीं होगा। और यही वो होगा कि इसी कानून के माध्यम से एक झटके में 82 करोड़ लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। और इसके साथ साथ क्या होगा, जो 5 लाख राशन की दुकानें हैं, फेयर प्राइस शॉप जो हैं, वो दुकानें खत्म हो जाएंगी। उन दुकानों में कुछ लोगों को तो रोजगार मिलता ही होगा, कुछ लोगों का जीवन तो उससे चलता ही होगा, तो कितनी बड़ी बेरोजगारी होगी आप इसको देखिए। अब आप थोड़ा सा देखिए, वो व्यापारी, जो व्यापारी कोई खाद बेचता है, कोई बीज बेचता है, कोई मशीनरी बेचता है, कोई कीटनाशक बेचता है, कोई और टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, जब एक वो व्यापारी जिसका एग्रीमेंट हो गया, ये सारी चीज वही दे देगा, तो ये अलग अलग चीज से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, क्या वो व्यापारी खत्म नहीं हो जाएंगे। इसका मतलब मानिए कि लाखों की संख्या में वो व्यापारी भी खत्म हो जाएंगे इस एग्रीमेंट, इस कानून के बाद में, जो खाद बीज और ये सारी चीजें अलग अलग बेचते हैं। तो मैं जो आपको कह रहा हूं, केवल किसान के विरोध में नहीं है, किसान तो है ही, 14 करोड़ 64 लाख किसान, वो तो मरेगा ही, वो तो बंधुआ मजदूर बनेगा ही अपनी जमीन पर, और साथ में फिर गुलाम बनेगा। लेकिन उसके साथ 82 करोड़ गरीब और ये लाखों की संख्या में जो व्यापारी है, ये भी खत्म होगा। और इसके साथ में और क्या क्या होगा, अब आप थोड़ा सा इसको और देखिए। ये प्रभाव है, लोग कहते हैं कि ये कल्पना है, नहीं, कल्पना नहीं है। जो कानून आप लेकर आए हैं, उस कानून का ये परिणाम है, जो आज आपको नहीं दिखेगा, जो कल दिखेगा। जिन मंडियों की बात कर रहे हैं कि इन मंडियों में जो किसान के साथ में धोखा होता है, किसान के साथ में छल होता है और भ्रष्टाचार इन मंडियों में व्याप्त है, तो मंडियों में भ्रष्टाचार है, आपको वो खत्म करना था ना। जो व्यापारी, जो आपके सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, आपको उनको ठीक करना था ना। आपको ये सब करने की क्या जरूरत है। दूसरी बात, इसके साथ साथ जो असर पड़ेगा, आप देखें, जो मंडियां हैं एपीएमसी, वो मंडियां खत्म होगी। सरकार कह दी कि मंडियां खत्म नहीं की जाएंगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मंडियां खत्म नहीं की जाएंगी, लेकिन यहां एक पल के लिए आप सोचिए, उदाहरण है, सरकार का उदाहरण है, मेरा नहीं है। जिस समय जियो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, उस समय क्या एयरसेल को खत्म करने की बात की गई थी? नहीं। टाटा डोकोमो वगैरह इसको खत्म करने की बात की गई थी? नहीं। लेकिन इस तरह के 10-12 जो चल रहे थे, वो सारे के सारे जियो के आने के बाद खत्म हो गए। यहां तक जो सरकार का बीएसएनएल, जो बहुत बड़ा नेटवर्क था, बीएसएनएल खत्म हो गया।
बीएसएनएल के 1,72,000 कर्मचारी, उनकी नौकरी चली गई। 90,000 ने वीआरएस दे दिया, उनको अभी पैसा भी नहीं मिला। एमटीएनएल खत्म हो गया। मतलब आप देखिए कि कह रहे हैं आपके नहीं कुछ खत्म नहीं होगा, लेकिन सबकी आंखों के सामने जो खत्म हो गया, और ये भी आप अब उसको देने जा रहे हैं, बीएसएनएल की सारी जमीन और सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर जियो को देने जा रहे हैं। तो आप जिन कह रहे हैं कि नहीं एमएसपी रहती है, रहेगी, एमएसपी खत्म हो गई, क्योंकि जैसी एग्रीमेंट हो गया एमएसपी खत्म। आप कानून पे बना देंगे और ये जो है ये तीनों कानून रहेंगे तो भी एमएसपी का कोई मतलब नहीं। एक बात। दूसरा, व्यापारी खत्म हो गया, ये जो काम करता है। तीसरा, मजदूर जो गरीब है 82 करोड़, वो खत्म हो गया। अब इसके आगे और बढ़िया आपको क्या क्या खत्म होना है। इन सारी चीजों से जब पूरा किसान खत्म हो जाएगा, ये मजदूर ये बर्बाद हो जाएगा, तो लगभग 120 करोड़ संख्या में जो लोग हैं इस देश के, 135 करोड़ में से 120 करोड़ लोग इस कानून से तबाह हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता के सामने मेरा यह सवाल है, उससे सबको सोचना चाहिए। जब 120 करोड़ की आबादी गुलाम बन जाएगी, दाने दाने के लिए मोहताज होगी, बड़ी मुश्किल से अपना पेट भी नहीं भर पाएगी, तब वो लोग जो करोड़ों की संख्या में दुकानें खोले बैठे हैं, हर मार्केट में, हर शहर में, गांव में, जिन्होंने दुकानें खोल रखी हैं, आदमी के पास जब रोजगार नहीं है, आदमी के पास में जब पैसा नहीं है, उन दुकानों से सामान लेने कौन जाएगा? तो क्या ये बड़ी संख्या में शहरों में जो दुकानों की भरमार है, गांव में जो दुकानें हैं, क्या ये सारे के सारे तबाह नहीं हो जाएंगे? सॉरी, क्या ये तबाह नहीं हो जाएंगे? आप बताइए, ये कानून क्या केवल किसानों के लिए है, बाकी और के लिए नहीं? हर किसी के लिए कानून है जितेंद्र जी। ये सरकार ने इतना भयानक जाल बुना है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, जिस तरह से सरकार ये काम कर रही है। इसके बाद मुझे बताइए क्या रह जाएगा जिसकी बात कर रही है। और दूसरी बात, अब एक उदाहरण आपको दूंगा, जो इस सरकार का मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहीं पे जो हुआ है उसका उदाहरण, उससे और आपको समझ में आएगी। जो एग्रीमेंट है ये मई 2020 में वहां पर लागू किया, 2020 या 19 में मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ने लागू किया, 20 में। उस समय कुछ व्यापारियों ने किसानों के साथ में एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट क्या, मौखिक, कोई लिखित में नहीं है। वो एग्रीमेंट जो किया, उस एग्रीमेंट में यह तय हुआ धान के किसानों से कि जो मंडी में भाव होगा उससे 50 रुपए ज्यादा भाव व्यापारी किसानों को देंगे। और एग्रीमेंट के नाम पे क्या था, वो पर्चा जिसके माध्यम से खाद या पेस्टिसाइड या बीज दिए गए थे, उसी को एग्रीमेंट माना गया। और वो भी जो असली खरीदार थे, असली व्यापारी थे, उनका आता पता नहीं, जो बीच के एजेंट थे उनके माध्यम से हुआ। मंडी का भाव खुला 2950 रुपए, लेटेस्ट है ही बिल्कुल न्यूज। तो 3,000 रुपए देना था। 3,000 का भाव जैसे ही आया, सारे व्यापारी भाग गए, अपने फोन भी बंद कर लिए, उनका अता पता नहीं है। हो गया किसान का बेड़ा गर्क। अब किसान मजबूर है कि वो उस मंडी में उसको बेचेगा ही, जिस भाव में भी बिके। यही किसान के साथ में हो रहा है। दूसरा, इसको आप इस तरह से भी देखें, जिन मंडियों की बात कर रही है, एक तरफ एपीएमसी मंडियां हैं, दूसरी तरफ आप निजी मंडियां खोल रहे हो। एपीएमसी मंडी में टैक्स लगता है, कहीं 6%, कहीं 4%। वो जो व्यापारी खरीदता है वो टैक्स देता है, किसान को नहीं देना पड़ता वो। और जो मंडी आप उसके बाहर खोल रहे हो, जिसके लिए आप सरकार कह रही है कि जिसके पास पैन कार्ड है वही व्यक्ति खरीदारी कर सकता है, उसको कहीं रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति उसने खरीदा और उसको कोई टैक्स नहीं देना, तो इसके दो नुकसान बहुत बड़े। नंबर एक, उसके टैक्स के माध्यम से मंडियों को जो टैक्स मिलता था, जो करोड़ों लोग रुपए की इनकम स्टेट को होती थी, राज्य को होती थी, आपने राज्य की इनकम खत्म कर दी। और राज्य की इनकम क्यों खत्म की जा रही है इसको मैं बताऊंगा, बहुत साजिश के तहत है। एक, वो जो सरकार कह रही है ना, एक देश एक चुनाव, एक चुनाव का मतलब यह है केवल एक राज्यों का चुनाव नहीं, केवल प्रदेश का, और वो भी नहीं केवल मोदी जी का चुनाव। यह है हकीकत जो आप देखेंगे सारी चीजें। तो स्टेट का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। दूसरा, वो जो व्यक्ति है वो आज तो ज्यादा भाव देगा, जैसे जियो ने पहले दिए फ्री, उसके बाद में आज क्या हाल है आप सब समझ सकते हैं, समझदार लोग हैं। तो पहले तो वो भाव देगा ज्यादा, उसके बाद में 2-3 साल में जब मंडियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और दूसरा कोई खरीदार नहीं रहेगा, दूसरा कोई कंपटीशन में नहीं रहेगा, वही व्यक्ति
उस कीमत पे देगा जिस पे वो चाहेगा कि भैया मैं तो इस पे लूंगा, तो देना है तो दे, नहीं तो नहीं। ये आप बिहार में देख सकते हैं। बिहार में हाल यह है कि 2006 में मंडियां खत्म कर दी गई और आज की तारीख में किसान की स्थिति यह है कि सरकार खरीदने जाती नहीं है और वहां पर जो व्यापारी हैं 3-4 महीने बाद, जब फसल होने का समय उसके 3-4 महीने बाद जब सरकार नहीं खरीदने आती तो तब जाते हैं, वो कहते हैं भैया इतना भाव मिलेगा, देना है तो पैसे मिलेंगे 2 दिन बाद। फिर एक कोई और आएगा, भाई पैसे इतने मिलेंगे, शाम तक पैसे मिल जाएंगे। दूसरा आएगा फिर कि पैसे अभी ले लेकिन भाव ये है। मजबूरी में जो हालत है वो ये है कि 1880 रुपए 88 रुपए जो सरकार ने धान का भाव तय कर रखा है वो 1000 में 1100 रुपए में 900 रुपए क्विंटल में बेचना पड़ रहा है किसान को। मक्का 1850 वो बेचनी पड़ रही है 800 रुपए 700 रुपए 900 रुपए। यह स्थिति है तो आपके भाव का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सरकार ने व्यवस्था की है उस सरकारी व्यवस्था से पूरा सब तबाह हो जाने वाला। दूसरा आप देखें, मध्य प्रदेश का ये एक उदाहरण है। दाल के जो किसान हैं उनके साथ में करीब 150-200 किसानों के साथ में व्यापारियों ने उनको चेक दिए, उनकी दाल ले गए, 5.5 जन 6 करोड़ रुपए की दाल ले गए, चेक डिसऑनर हो गए और सरकार जो है ये भी नहीं पता लगा पा रही कि कहां है वो सारे के सारे। आप देख रहे हैं कितना फ्रॉड हो रहा है इससे। और दूसरा आप स्थिति देखें कि व्यापारी जो ये सारी फसल है जब लेगा उससे पहले चेक करेगा और चेक करने के बाद उसे लगेगा अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में या बाजार में उसकी कीमत सही नहीं है तो उसके पास कई तरीके, क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो सारी तो व्यापारी ही देगा, वही लैब भी उपलब्ध कराएगा, वही सब कुछ करेगा, तो जैसी चाहेगा वो रिपोर्ट दे देगा। और व्यापारी कितना मजबूत है इसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि जिसके साथ में सरकार खड़ी हो, और सरकार खड़ी है तो सारा शासन प्रशासन उनके साथ में खड़ा है, तो व्यापारी कितना मजबूत होगा जिसके पास ऑलरेडी इतना पैसा है। और एक तरफ वो किसान है जो बेचारा अभी से कर्ज में है और आने वाले समय में और कर्ज में दबेगा और उसी व्यापारी का कर्जदार होता चला जाएगा और धीरे धीरे जो सरकार कहती है ना कि जमीन नहीं होगी, ऐसे जाएगी किसान की जमीन। जब उससे कर्जा लेता रहेगा, कर्जा पटाने के लिए कुछ नहीं होगा तो कैसे होगा? फसल कई बार क्या होती है, मौसम पर निर्भर होती है। मौसम अगर गड़बड़ हो गया, बारिश हो गई तबाह हो गई, सूखा पड़ गया तबाह हो गई, तो उसके लिए व्यापारी जिम्मेदार नहीं है। पर व्यापारी ने जो उसके लिए खाद दिया, बीज दिया, पेस्टिसाइड दिया, उसके पैसे तो वसूल करेगा ना, उस पैसे कैसे देगा? लिहाजा वो किसान धीरे 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 इस कर्ज में दबता चला जाएगा। और जैसे पहले 1947 से पहले अगर देश की हालत देखें, साहूकारों से पैसा लिया और उसकी तमाम पीढ़ियां गुजर जाती थी लेकिन साहूकार का कर्जा नहीं उतरता था, पीढ़ियां दर पीढ़ियां चली जाती थी। इसके लिए बहुत बड़े उदाहरण है। अगर आप फिल्मों में देखो तो मदर इंडिया देखो, बहुत बढ़िया उदाहरण है मदर इंडिया एक उसका। दूसरा धर्मेंद्र जी की एक फिल्म है गुलामी, आप उससे देखिए, आपको पता लगेगी कि क्या स्थिति है। ये सारी की सारी चीजें लोगों को समझने की जरूरत है। अब एक बड़ी जो खतरनाक स्थिति है उसको भी आखिर में बताऊंगा मैं आपको, जरूर समय काफी हुआ पर फिर भी मैं बताना जरूर समझूंगा। इसमें सेक्शन 18 में दिया गया है कि ये जो है चीजें जो होंगी, एग्रीमेंट वगैरह जो होगा और उसमें जो आपस में विवाद होगा तो उसे सुलझाने के लिए क्या है व्यवस्था जो होगी, उस व्यवस्था के अंतर्गत, ये 18 में नहीं है, उससे पहले के सेक्शन में है, तो उसमें एक तो वो कमेटी साथ के साथ बनेगी। अगर वो कमेटी नहीं सुलझा पाई विवाद या उसने जो विवाद सुलझाया उससे कोई पक्ष सहमत नहीं है तो वो एसडीएम के यहां जाकर अपनी बात रखेगा। एसडीएम देखेगा अगर कमेटी नहीं बनी थी, एग्रीमेंट में कमेटी नहीं थी, तो पहले वो कमेटी बनाएगा, फिर वो कमेटी 30 दिन का समय लेगी और फिर एसडीएम करेगा। अगर बन गई है तो 30 दिन का उस कमेटी ने समय दिया, 30 दिन का एसडीएम समय लेगा। एसडीएम के फैसले से भी अगर कोई पक्ष सहमत नहीं है तो फिर वो डीएम के पास जाएगा, डीएम स्वयं सुने या एडीएम को सुने और उसके लिए फिर वो 30 दिन का समय लेगा और उसमें भी वो 30 दिन मिलेंगे कि वो अपील कर सके। अब आप समझिए, एक तरफ वो व्यापारी है, अंबानी और अडानी जैसे व्यापारी जिनके पास मजबूत से मजबूत अच्छे से अच्छे वकीलों की कोई कमी नहीं है, उनके लिए खड़े होंगे, और एक तरफ वो बेचारा गरीब किसान है जो कर्ज में डूबा है, जिसके साथ कोई नहीं है। व्यापारी के साथ न केवल पैसा है बल्कि उसके साथ में सरकार भी खड़ी है, प्रधानमंत्री उसके साथ में खड़े हैं। तो मजबूत कौन है? शासन प्रशासन जो उसी प्रधानमंत्री और उसी सरकार के अंडर में काम करता है,
वो किसके सपोर्ट करेगा? प्रधानमंत्री या सरकार की। और वो किसके साथ में? व्यापारी के साथ। तो स्वाभाविक एक व्यापारी का पल्ला कितना भारी है और किसान का कुछ नहीं। फिर भी जो विवाद इस तरह से सुलझाया जाएगा, आखिर में डीएम तक विवाद सुलझाए, पर इसमें समय कितना लग गया आप कैलकुलेट कीजिए। 30 दिन, फिर 30 दिन, फिर 30 दिन अपील के, और फिर 30 दिन डीएम, यानी 4 महीने। मतलब यह है कि अगर किसी जमीन पर विवाद शुरू हो गया, 4 महीने वो जमीन खाली पड़ी रहेगी, और 4 महीने में एक फसल उत्पन्न हो जाती है, एक फसल पैदा हो जाती है, तैयार हो जाती है। इसका मतलब न केवल किसान को नुकसान हुआ, बल्कि देश को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये होगा, ये सारे इसके प्रभाव हैं, देखने को सब चीजें आपको मिलेंगी। अब इसके अलावा एसडीएम ने, एडीएम ने, डीएम ने जो कुछ भी किया, सेक्शन 18 में इस कानून में कहा गया है, न तो राज्य सरकार, न केंद्र सरकार, न एसडीएम, न एडीएम, न डीएम, न कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने इसमें किए गए किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए उस पर कोई क्रिमिनल केस, कोई सिविल केस, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, और आदमी अदालत में नहीं जा सकता, कोर्ट में नहीं जा सकता। एक बहुत सीधा सा सिद्धांत है, जो भी ऐसा कानून जिसमें अदालत में जाने को मना किया जाए, वो अपने आप में ही गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। और इसका मतलब यह है कि अगर अदालत में जाने से मना कर रहे हो, तो दाल में काला, और काला नहीं, यहां तो पूरा कानून ही काला है। मतलब एसडीएम, एडीएम, डीएम जो मन में आए वो कर दें, उनके फैसले के खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते। मतलब मारे भी और रोने भी ना दें, ये स्थिति है। क्या इस कानून को आप सही मानते हैं? इसके आने वाले समय में यही प्रभाव होने वाले हैं। सो अगर आप फिर भी इस कानून को सही मानते हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कानून ये है। और व्यापारियों के लिए इतना सब कुछ कर दिया कि वो कितना भी स्टॉक करें। अब एक चीज आखिर में, और कितना भी स्टॉक करें, वो लिमिट हटा दी गई है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में वो लिमिट हटा दी गई। इसका मतलब ये हुआ, जब सारा अनाज व्यापारी और अंबानी और अडानी जैसे चंद उद्योगपति, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी उनके यहां नहीं जाने वाला, जो छोटे व्यापारी उनको कुछ नहीं मिलने वाला, तबाह हो जाएंगे वो छोटे व्यापारी सारे के सारे। सो ये चंद जो लोग हैं, 2, 4, 10, 20, 50, बस यही रह जाएंगे, सब कुछ इनके पास होगा। आने वाले समय में जब सब कुछ अनाज इनके गोदाम में होगा, ये उसमें कृत्रिम कमी, यानी आर्टिफिशियल उसकी जो है कमी दिखाएंगे कि मार्केट में ये चीज नहीं है, उसका भाव बढ़ाएंगे, और उसी चीज को फिर ये 4 गुना, 5 गुना, 6 गुने दाम में बेचेंगे। तो जो अनाज आज 25 रुपए, 30 रुपए किलो मिल रहा है, वही अनाज 100 रुपए, 125 रुपए, 150 किलो रुपए भी मिल सकता है, मिलेगा आने वाले समय में। और जब इतनी बड़ी महंगाई होगी तो उसका असर पड़ेगा। और मैं वैसे ही नहीं कह रहा, आप आज की तारीख में देख लिए 50 रुपए तुरंत एक झटके में गैस पर बढ़ गए, पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया, डीजल 90 रुपए लीटर हो गया। यह स्थिति आज की है, आने वाले समय में यही होगा। और उसका असर फिर किस पर पड़ेगा आप जान सकते हैं, जो मध्यम वर्ग है, हर व्यक्ति पर उस महंगाई का असर पड़ेगा। यह है इन कानूनों का प्रभाव। इसलिए मैंने कहा कि ये जो कानून है, ये देश को तबाह और बर्बाद करने वाले कानून है। केवल किसान के लिए नहीं, देश के हर व्यक्ति के लिए ये खतरनाक कानून है। और किसान का तो हमें आभारी होना चाहिए, उसका धन्यवाद देना चाहिए कि वो इस लड़ाई को लड़ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, इस लड़ाई में सबको उनका साथ देना चाहिए, किसानों का साथ देना चाहिए। आखिर में एक बात कह के मैं इस बात को खत्म करूंगा। किसानों ने इस आंदोलन के लिए बहिष्कार की एक कॉल दी है। बहिष्कार यानी अंबानी और अडानी और लाला रामदेव, इनके जो उत्पादन हैं, इनका पूरी तरह से बहिष्कार। क्यों? इसका कारण समझिए। ये अंबानी और अडानी और लाला रामदेव जैसे ही लोग हैं जिनके लिए कानून बनाए गए हैं और देश को तबाह करने वाले हैं। तो क्या जो लोग देश को तबाह करने और केवल अपने मुनाफे के लिए ही काम कर रहे हैं, उनका साथ देना चाहिए, उनका सामान आपको खरीदना चाहिए? मतलब जो आपकी गर्दन काट रहा है, अपनी जेब की खून पसीने की कमाई उसकी जेब में आप डालो, ये कहां तक सही है, ये आपको सोचना। इसीलिए किसानों ने अंबानी और अडानी और लाला रामदेव के उत्पादों का बहिष्कार किया। और मैं आपसे सबसे निवेदन यही करूंगा,
कम से कम हफ्ते में एक दिन इस आंदोलन में शामिल होने के लिए निकालिए। हम निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कितना ही समय हम टीवी देखते रहें, ताश खेलते रहें, चैट करते रहें, जन किस किस में बर्बाद करते हैं। हफ्ते में एक दिन निकालिए इस आंदोलन में देने के लिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो ये बहिष्कार का नारा, इस बहिष्कार को ही अपने जो रिश्तेदार हैं फोन करिए, बताइए, उनको समझाइए। मैं सारी चीज आपको बताई हैं, वो सब इसका बहिष्कार करें। जैसे अंबानी के जितने भी प्रोडक्ट हैं जिस पर रिलायंस लगा हो, 8,784 के लगभग इनके स्टोर हैं पूरे देश में, उन सभी में जो भी है, चाहे रिलायंस डिजिटल हो, रिलायंस स्मार्ट हो, रिलायंस फ्रेश हो, चाहे बिग बाजार हो, चाहे रिलायंस ट्रेंड कपड़ा जो है, वो जितने भी तरह की चीजें, सबका बहिष्कार। जहां रिलायंस लिखा हो बहिष्कार। रिलायंस के जो पेट्रोल पंप है उससे मत ना तो डीजल खरीदिए ना तेल खरीदिए, पेट्रोल खरीदिए, बहिष्कार कीजिए पूरा उनका। साथ में जियो का फोन निकाल के फेंकिए। अगर पोर्ट नहीं होता है तो दूसरा वो फोन लीजिए, दूसरा नंबर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एयरटेल का है, वोडाफोन का है, किसी का भी लीजिए, उसको फेंकिए, इसको निकाल के फेंकिए। साथ में जो इसके जो टीवी चैनल, क्योंकि मोर देन 60% से ज्यादा चैनल तो इसी के हैं, बाकी लगभग हर चैनल में इसकी हिस्सेदारी है। जितने भी न्यूज चैनल और वो सारे चलते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि टीवी देखना बंद कीजिए, न्यूज चैनल को बंद कीजिए। एक चीज और, साथ में अडानी के पेट्रोल पंप हैं, अडानी के गैस पंप हैं, उनसे गैस मत भरवाइए, उनसे डीजल और पेट्रोल मत लीजिए। साथ में अडानी का जो फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून तेल, फॉर्च्यून आटा, फॉर्च्यून नमक, फॉर्च्यून आपके जो बेसन, फॉर्च्यून घी, जो भी कुछ है मत खरीदिए जहां पर फॉर्च्यून लिखा हो। इतना तो कर ही सकते हैं ना। साथ में जो ये है आपका लाला रामदेव का पतंजलि, और पतंजलि के साथ साथ में पतंजलि के जितने भी उत्पाद हैं, और उसका रुचि सोया की देखिए बड़ी मजेदार कहानी, आधा मिनट में। 1985 में ये कंपनी बनी, 2017 में दिवालिया घोषित करके और एनसीएलटी में डाल दी। 12,000 करोड़ बैंकों का कर्जा, और लाला रामदेव ने 4,350 करोड़ रुपए में खरीद ली। यानी वो भी बैंक से कर्जा लेके। तो बैंक का क्या हाल हुआ? वो पैसा किसका था बैंकों में? पैसा सारा पब्लिक का पैसा था। ये है सारा घालमेल। तो रुचि सोया इसका तेल और इसके लाला रामदेव के पतंजलि के जितने उत्पाद हैं, इन्हें मत खरीदिए। और आखिर में हो सके ज्यादा नहीं, केवल 1 साल के लिए अपने घर के टेलीविजन पर ताला लगा दीजिए। कुछ नहीं आता उसमें, सरकार का झूठा प्रचार है और कुछ भी नहीं है। केवल एनडीटीवी जैसे एक टीवी है और बाकी सारे के सारे सरकार की गुलामी कर रहे हैं, उसके प्रवक्ता के रूप में सारे काम कर रहे हैं। क्या मिलेगा हमें? हमारा ही पैसा है, हमारे ही पैसे से हमारे ही घर में उल्टा प्रचार करते हैं, हमारे खिलाफ प्रचार करते हैं। तो क्या आप ठीक समझते हो कि आपकी गाड़ी मेहनत की कमाई आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हो? 1 पैसा भी है तो क्यों इस्तेमाल हो? इसलिए टीवी 1 साल के लिए बंद कीजिए। मैं तो इतना ही आपसे कह सकता हूं, बाकी आप और जो पूछना चाहेंगे। दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से कृषि कानून के बारे में वकील साहब ने बताया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो कृषि कानून है, यह किसान विरोधी नहीं, ये व्यापारी विरोधी, जो छोटे